प्यारे बच्चों, 9वीं कक्षा के विज्ञान के 9वें चैप्टर बल तथा गति के नियम के फर्स्ट लेक्चर में आपका स्वागत है। इस लेक्चर में सबसे पहले हम देखेंगे कि बल क्या होता है और बल के कौन कौन से प्रभाव हो सकते हैं। उसके बाद हम दो प्रकार के बल यानी संतुलित बल और असंतुलित बल पढ़ेंगे कि क्या होते हैं। संतुलित और असंतुलित बल पढ़ने के बाद हम देखेंगे कि न्यूटन ने गति के 3 नियम दिए थे और उनमें से न्यूटन गति का जो प्रथम नियम है उसकी आज के लेक्चर में हम डिटेल से स्टडी करेंगे। और न्यूटन गति के प्रथम नियम और इसके डेली लाइफ के एग्जाम्पल पढ़ने के बाद जो है हम एक बिल्कुल छोटा सा और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, द्रव्यमान तथा जड़ता, कि हम देखेंगे कि द्रव्यमान क्या होता है और जड़ता क्या होता है और इन दोनों के बीच में क्या संबंध है। और इस लेक्चर के लास्ट में हम इन्हीं टॉपिक्स पर आधारित हमारे एनसीईआरटी बुक में कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, उन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। आइए सबसे पहले हम ये देखते हैं कि बल क्या होता है। बल को इंग्लिश में फोर्स कहते हैं। बल को समझने के लिए मैं आपको कुछ उदाहरण देता हूँ कि जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास ये एक ट्रॉली है, ठीक, और ये ट्रॉली जो है स्थिर अवस्था में है, रुकी हुई है, ठीक। तो इस ट्रॉली पर हम कोई धक्का मार सकते हैं या इसको पकड़ करके खींच सकते हैं, ठीक। तो धक्का मारने से या इसको खींचने से क्या है कि ये धक्का मारेंगे या खींचेंगे तो क्या होगा, ट्रॉली चल पड़ेगी, यानी इसके अंदर क्या आ जाएगी, गति आ जाएगी, ठीक। इसी तरह से मान लेते हैं कि हमारे पास ये एक गेंद है यहाँ पर और ये गेंद जो है स्थिर अवस्था में है। कैसी अवस्था में है? स्थिर अवस्था में है। जब इस गेंद को हम ठोकर या धक्का मारते हैं तो इसमें भी क्या है, गति पैदा हो जाएगी, ये भी चल पड़ेगी, ठीक। अब दूसरी स्थिति में देखिए, दूसरी अवस्था में देखिए कि मान लेते हैं कि ये जो ट्रॉली है ये पहले से ही क्या है कि गति अवस्था में है, पहले से ही गति अवस्था में। गति भी कैसी, एक समान गति, एक समान गति और सीधी रेखा में चल रही है, ठीक। तो इस स्थिति में हम इसको आगे से धक्का मार के रोक सकते हैं या पीछे से खींच करके इसको रोक सकते हैं, ठीक। तो कहने का अर्थ ये है कि धक्के या खिंचाव से, धक्का या खिंचाव जो है ये एक समान गति की ये जो अवस्था है इसको स्थिर अवस्था में बदल सकता है। इसी तरह से हम गेंद का भी कह सकते हैं कि मान लीजिए कि गेंद जो है पहले से एक समान गति से जो है एक सीधी रेखा में गतिमान है, तो आप इसको भी धक्का या खिंचाव दे करके इसको स्थिर अवस्था में बदल सकते हैं। तो देखिए कि ये जो धक्का है या जो खिंचाव है जो किसी वस्तु की स्थिर अवस्था को गतिशील बना सकता है, यानी स्थिर अवस्था को बदल सकता है, या एक सीधी रेखा में एक समान गति की अवस्था को जो है वो स्थिर अवस्था में परिवर्तित कर सकता है। ऐसा धक्का या खिंचाव जो है वो क्या कहलाता है, बल कहलाता है। तो देखिए इन्हीं उदाहरणों के आधार पर हम बल की परिभाषा को समझ सकते हैं कि बल क्या है। बल एक प्रकार का धक्का है या खिंचाव है जो किसी वस्तु की स्थिर अवस्था को या सीधी रेखा में एक समान गति की अवस्था को परिवर्तित करता है या करने की प्रवृत्ति रखता है, ठीक। तो देखिए कि यहाँ पर परिवर्तित करता है या परिवर्तित करने की प्रवृत्ति रखता है, इसको मैं समझाता हूँ आपको कि धक्का या खिंचाव देखिए यहाँ पर इन उदाहरणों में स्थिर अवस्था या एक समान गति की जो अवस्था है उसको परिवर्तित कर रहा है, ठीक। लेकिन आप एक एग्जाम्पल और लीजिए कि मान लेते हैं कि ये हमारे किसी एक कमरे की दीवार है, ठीक। ये क्या है, कमरे की एक दीवार है और आप इस दीवार को धक्का लगा रहे हो, ठीक, या दीवार को पकड़ करके किसी तरीके से खींच रहे हो, तो इसकी अवस्था में बदलाव नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर अवस्था परिवर्तित करने की प्रवृत्ति जरूर है, एक कोशिश जरूर है, ठीक।
तो आप ये भी कह सकते हो कि धक्का या खिंचाव जो शिथिल अवस्था या एक समान गति की अवस्था को परिवर्तित करता है या परिवर्तित करने की कोशिश करता है, ठीक, वो धक्का या खिंचाव क्या है, बल है। अब देखिए परिभाषा में मैंने सीधी रेखा में गति का जिक्र किया। सीधी रेखा में गति का मतलब ये है कि यदि कोई वस्तु गतिमान है एक सीधी रेखा में, ठीक, तो अगर आप उसकी दिशा भी परिवर्तित करना चाहोगे तो यहाँ पर भी आपको क्या करना पड़ेगा, बल लगाना पड़ेगा, कोई धक्का या खिंचाव करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए कि आप कार चला रहे हैं, ठीक, क्या कर रहे हैं, कार चला रहे हैं, सीधी रेखा में कार आपकी चल रही है, ओके, मान लेते हैं कि इसकी दिशा है कार की, और आगे मोड़ आ जाता है इसमें, ठीक, तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो स्टीयरिंग है उस पर कुछ बल लगाना पड़ेगा, अन्यथा तो मुड़ेगी नहीं। तो इस तरह से यहाँ पर हमने सीधी रेखा का जिक्र किया है कि बल और क्या करता है कि जैसे शिथिल अवस्था को गतिशील अवस्था में परिवर्तित करता है, या एक समान गति की अवस्था को शिथिल अवस्था में ला सकता है, या सीधी रेखा में चलती हुई किसी वस्तु की दिशा को भी मोड़ सकता है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर परिभाषा में सीधी रेखा में एक समान गति की अवस्था की बात की है। अब देखिए कि इसी परिभाषा के आधार पर हम ये समझ सकते हैं कि बल कौन कौन से प्रभाव उत्पन्न कर सकता है। यदि किसी वस्तु पर कोई बल कार्यरत है तो देखिए सबसे पहला क्या है कि जैसे मैंने आपको बताया कि शिथिल वस्तु को गतिशील बना सकता है, ठीक, जैसे हम किसी हॉकी स्टिक से गेंद को आगे की ओर ठोकर मारते हैं तो वो क्या हो जाती है, गतिशील हो जाती है। दूसरा प्रभाव क्या है कि गतिशील वस्तु को शिथिल कर सकता है। जैसे कार चल रही है, कार पर हम ब्रेक लगाएंगे, ब्रेक लगाने का मतलब क्या है, उस पर बल लगा रहे हैं, ठीक, तो कार क्या है, रुक जाती है, ठीक, तो वो उसको शिथिल कर सकता है। तो देखिए यहाँ पर मैंने लिखा कि बल किसी वस्तु गतिशील वस्तु को शिथिल कर सकता है, ठीक है। तो कर सकने का मतलब क्या है कि हो सकता है कि कोई परिस्थिति ऐसी भी हो कि आप बल लगा रहे हो और वो शिथिल ना भी हो। जैसे मान लीजिए कि कोई ट्रक चल रहा है और आप उसको पकड़ करके खींच करके रोकने की कोशिश करोगे तो आप उस पर बल लगा सकते हो, रोकने की कोशिश कर सकते हो, लेकिन रुकेगा नहीं वो, ठीक है। तो यहाँ पर बल किसी गतिशील वस्तु को स्थिर कर सकता है। आप यहाँ पर ये एग्जाम्पल दे सकते हैं। और बल क्या कर सकता है, बल किसी गतिशील वस्तु की दिशा बदल सकता है, ठीक, जैसे मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दिया था कि सीधी रेखा में गमन करती कार का जैसे स्टीयरिंग घुमाने पर क्या है, उसकी दिशा बदल जाती है, स्टीयरिंग पर हम क्या लगाएंगे, बल लगाएंगे। इसी तरह से गतिशील वस्तु के वेग में परिवर्तन कर सकता है। वेग में परिवर्तन, जैसे मान लीजिए कि आप साइकिल चला रहे हो, साइकिल के पैडल पर आप ज्यादा बल लगा दो, उसका वेग बढ़ जाएगा, और इसी तरह से ब्रेक पर बल लगा दो आप, इसका वेग कम हो जाएगा, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि बल से किसी गतिशील वस्तु के वेग में परिवर्तन हो सकता है। और इसके अलावा एक महत्वपूर्ण बात जो पहले हमने डिस्कस नहीं की कि बल किसी वस्तु की आकृति और आकार में भी परिवर्तन कर सकता है। जैसे मान लेते हैं कि आपके पास ये क्या है, गुब्बारा है, ठीक, इस गुब्बारे को आप दोनों तरफ से पकड़ करके बल लगाते हो। मान लेते हैं इसको यहाँ से पकड़ करके इस तरह से दोनों हाथों से इसको दबा देते हो, तब देखिए गुब्बारे की शेप कैसी हो जाएगी, ऐसी हो जाएगी इसकी, ठीक है, बल लगाने से। तो इसकी आकृति जो है वो बदल सकती है, ओके। तो ये इसका एक और प्रभाव है। तो जैसे मैंने यहाँ पर उदाहरण भी दिया कि बल लगाने पर रबड़ की गोल गेंद जो है अंडाकार बन सकती है, या फूला हुआ गोल गुब्बारा जो है वो अंडाकार बन सकता है। अब बल की परिभाषा समझने के बाद हम ये देखते हैं कि बल दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, संतुलित बल और असंतुलित बल। तो सबसे पहले देखिए कि संतुलित बल को एक मैं उदाहरण के माध्यम से समझाता हूँ। कि मान लेते हैं कि यहाँ पर एक बार एक कार थी और उसमें 4 लोग सवार थे, ठीक, और कार ये खराब हो गई। उसके बाद किसी ने कहा भी उतर के धक्का लगा लो, कार चल पड़ेगी। तो चारों उतर गए और उन्होंने धक्का लगाना शुरू कर दिया। बहुत जोर से धक्का लगाया लेकिन कार फिर भी नहीं चली। कारण पता क्या हुआ कि
आगे से धक्का लगाना शुरू कर दिया, दो ने पीछे से धक्का लगाना शुरू कर दिया, कार कहां से चलेगी बताओ। तो इस स्थिति में क्या हुआ कि जो बल का परिणाम था वो क्या हो गया, शून्य हो गया। ठीक, तो इस तरह से अगर दो या दो से अधिक बलों का परिणाम वस्तु पर क्या हो जाए, शून्य हो जाए, तो वो बल जो है वो क्या कहलाएंगे, संतुलित बल कहलाएंगे। तो यहां से हम संतुलित बल को इस तरह से परिभाषित कर सकते हैं कि यदि किसी वस्तु पर लगने वाले सभी बलों का परिणाम क्या हो, शून्य हो, तो इन बलों को हम क्या कहेंगे, संतुलित बल कहेंगे। संतुलित बल का एक एग्जाम्पल आप और भी दे सकते हो कि जैसे मान लीजिए रस्साकसी का खेल है। रस्साकसी के खेल में जैसे मान लीजिए कि दो टीमें हैं, टीम ए और टीम बी। ये अगर दोनों तरफ से बराबर बल लगा रही है, ठीक, तो बीच में जो पॉइंट है उसमें कोई गति नहीं होगी। तो अगर दोनों तरफ बराबर बल लग रहा है तो ये भी क्या, संतुलित बल का एक उदाहरण होगा। अब देखिए कि संतुलित बल की खास बात क्या है कि संतुलित बल की वजह से वस्तु की गति में कोई परिवर्तन नहीं आता है, जबकि इसकी आकृति और आकार में परिवर्तन आ सकता है। गति में परिवर्तन नहीं आता, वो तो हम यहाँ पर देख ही रहे हैं, दोनों एग्जाम्पल गति वाले थे। और आकृति और आकार की अगर हम बात करें तो जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास ये एक बॉल है, एक गेंद है, पहले बिल्कुल गोल है, ठीक है, और यानी गोलाकार है, स्फेरिकल है। अगर आप इस पर दोनों तरफ से अपनी हथेलियों से बल लगा देते हो तो ये पिचक करके कुछ ऐसी अवस्था में आ सकती है, ठीक है, यानी इसकी आकृति और आकार में परिवर्तन हो सकता है। और अब हम बात करते हैं असंतुलित बल की। असंतुलित बल की परिभाषा जो हम यही संतुलित बल की परिभाषा वाले शब्दों से ही जो है बना सकते हैं कि यदि किसी वस्तु पर लगने वाले सभी बलों का परिणाम शून्य न हो तो इन बलों को हम असंतुलित बल कहेंगे। ठीक, तो जैसे मैंने बल की परिभाषा देते समय जितने भी आपको उदाहरण दिए थे कि जैसे किसी ट्रॉली को जो धकेलना या खींचना वगैरह, जो है सारे असंतुलित बल के ही उदाहरण थे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कि संतुलित बल और असंतुलित बल के बारे में जो भी मैंने आपको समझाया सारा मैंने नोट्स में लिख दिया है, और आप ये नोट्स जो है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप मेरे मोबाइल ऐप पर जा करके यहाँ पर वहाँ से आप नोट्स रीड कर सकते हैं, पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, या इसी पर मैंने एमसीक्यू असाइनमेंट बनाई हुई है, वहाँ पर जा करके आपको इस गेम टाइप में जो है आप इसके क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर सकते हैं। मोबाइल ऐप का लिंक भी जो है आपको यहाँ स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा है, या फिर आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मोबाइल ऐप का लिंक भी देख सकते हैं। आप प्ले स्टोर पर जाकर के सुरेश लेक्चरर लिख दीजिएगा, वहाँ से आप पहचान जाओगे, ठीक है, और ऐप डाउनलोड हो जाएगी। अब देखिए कि संतुलित बल और असंतुलित बल को समझने के बाद जो है आगे हमारे पास दो मेन आर्टिकल आएंगे कि गैलीलियो का प्रयोग और न्यूटन गति के नियम। इनको समझने से पहले जो हमने पिछले चैप्टर में त्वरण की परिभाषा पढ़ी थी कि त्वरण क्या होता है, उसको मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ, उसके बाद इनको समझना थोड़ा सा आसान हो जाएगा। कि मान लेते हैं कि एक वस्तु जो है वो उसका आरंभिक वेग u है, कि शुरू में इसका वेग क्या है, u है, और समय t के बाद उसका वेग जो है वो v हो जाता है। पहले आरंभिक वेग कितना है u, और अंतिम वेग इसका कितना है v। ठीक, तो वेग में परिवर्तन कितना हुआ, v माइनस u। ठीक, और वेग में परिवर्तन की दर निकालना हो तो t से भाग दे देते हैं, परिवर्तन को समय से भाग दे देंगे, और ये वेग परिवर्तन की दर जो है वो क्या है, त्वरण है। त्वरण को हम a से डिनोट करते हैं, वेग में परिवर्तन बटे में समय, ये क्या है, त्वरण है। ओके, तो सिंपल सी बात है कि यदि वस्तु का वेग बढ़ रहा है, देखिए वस्तु पहले धीरे चल रही है फिर तेज हो जाती है, यानी अगर वेग बढ़ रहा है तो इसका मतलब अंतिम वेग ज्यादा होगा, आरंभिक वेग कम होगा, और अगर ये ज्यादा है ये कम है, तो यहाँ पर देखिए कि बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटेगी तो
जो परिणाम है वो धनात्मक होगा, तो त्वरण जो है वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा, धनात्मक होगा। और मान लेते हैं कि शुरू में जो है वो वस्तु का वेग अधिक है, तेजी से चल रही है, और फिर ये किसी वजह से जो है धीरे हो जाती है, तो यानी अंतिम वेग अगर कम होगा तो यानी ये संख्या छोटी होगी, ये संख्या बड़ी हो जाएगी। तो अब यहाँ पर परिणाम क्या होगा, ऋणात्मक होगा, छोटी में से बड़ी संख्या घटेगी, तो यहाँ पर जो त्वरण है वो नेगेटिव हो जाएगा। और नेगेटिव त्वरण को हम कहते हैं मंदन। ठीक, तो कहने का अर्थ ये है कि यदि किसी वस्तु का वेग बढ़ता है तो उसमें त्वरण होता है। ठीक, और अगर वस्तु का वेग जो है वो समय के साथ साथ घटता है तो उसमें क्या होता है, मंदन होता है। ठीक, और यदि वस्तु का वेग समान रहे तो न घटे ना बढ़े तो तब इसका त्वरण जो है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर अगर ये दोनों समान है तो ऊपर 0 आ जाएगा, 0/समथिंग 0 होगा, तो त्वरण भी इसका क्या होगा, 0 होगा। तो अगर त्वरण 0 है तो इसमें दो स्थितियां हो सकती है, या तो वस्तु रुकी हुई है, v और u दोनों ही क्या हो, 0 हो, शुरू में भी रुकी हुई है, t समय के बाद भी देखा रुकी हुई है, तब भी क्या होगा, त्वरण 0 होगा। या आरंभिक वेग मान लिया कि 5 मीटर प्रति सेकंड है, अंतिम वेग भी 5 मीटर प्रति सेकंड है, तब भी त्वरण क्या होगा, 0 होगा। यानी त्वरण 0 होने का मतलब क्या है, या तो वस्तु स्थिर अवस्था में है या एक समान चाल से सीधी रेखा में चल रही है। तो देखिए यहाँ पर जो मैंने आपको बात बताई है वो ध्यान से देखें कि यदि वस्तु का त्वरण पॉजिटिव है, इसका मतलब इसकी स्पीड बढ़ रही है, और अगर इसमें मंदन है यानी त्वरण नेगेटिव है तो इसकी स्पीड घट रही है, और त्वरण 0 है तो इसका मतलब स्पीड इसकी एक समान है, या फिर वो स्थिर अवस्था में है। तो ये 3 चीजें आपने याद रखनी है। अगर ये समझ आ गई तो हम गैलीलियो का प्रयोग जो है वो आसानी से समझ सकते हैं। अब देखिए कि गैलीलियो ने अपने प्रयोग में क्या कहा कि जैसे मान लेते हैं कि कोई वस्तु जो है वो, देखिए यहाँ पर मैं एक चित्र ड्रा कर रहा हूँ कि इस तरह से ये मान लेते हैं कोई समतल है और ये झुका हुआ समतल है, जैसे यहाँ पर किसी भी कोण पर ये झुका हुआ समतल है जिसको हम आनत समतल कहते हैं। क्या कहते हैं, आनत समतल। आनत समतल को मैं सिंपल एक तरीके से समझाता हूँ कि जैसे मान लीजिए स्केल है, और इस स्केल को आप एक तल मान सकते हो, ठीक है, और इसको जैसे एक सिरा में पकड़ करके ऊपर उठा देता हूँ तो ये और कुछ नहीं है, आनत समतल ही है। ठीक है, अब इस आनत समतल को जो है मैंने यहाँ पर ड्रा कर दिया ऐसे यूं। ठीक, तो कहता है कि यदि इस आनत समतल पर अगर हम कोई वस्तु रखते हैं ना इधर ऐसे, ठीक, और ये नीचे की तरफ अगर गति करती है तो इसका वेग बढ़ेगा। सिंपल सी बात है कि अगर आनत समतल पर ऊपर से नीचे की ओर कोई वस्तु आएगी तो इसका वेग बढ़ेगा। अगर वेग बढ़ेगा तो इसमें त्वरण क्या होगा, धनात्मक होगा, यानी इसमें ये त्वरित होगी। ठीक, जबकि अगर आनत समतल पर अगर वस्तु नीचे से ऊपर की ओर गति करती है तो इसका वेग क्या है, घटेगा। जैसे नीचे वेग ज्यादा होगा, ऊपर जाते जाते इसका वेग कम हो जाएगा और इसका त्वरण जो है नेगेटिव होगा, यानी यहाँ पर मंदन होगा, हम आसानी भाषा में हम ये कह सकते हैं, और यहाँ पर त्वरण होगा। ठीक, यानी यहाँ पर वस्तु त्वरित होगी और यहाँ मंदन होगा वस्तु की गति में। ठीक, तो गैलीलियो ने ये कहा कि जब ऊपर से नीचे आती है वस्तु तो उसमें वेग बढ़ता है, त्वरण पॉजिटिव होता है, नीचे से ऊपर जाती है तो वेग घटता है, यानी उसका त्वरण नेगेटिव या मंदन होता है। ठीक, तो अगर वस्तु अगर समतल तल पर चलेगी ना तो उसमें न तो उसका एक्सीलरेशन पॉजिटिव होना चाहिए, न ही उसका एक्सीलरेशन
नेगेटिव होना चाहिए, न त्वरण धनात्मक होना चाहिए, नहीं ऋणात्मक। तो जब कोई चीज न धनात्मक हो न ऋणात्मक हो तो उसका त्वरण क्या होता है, 0 होता है। त्वरण 0 होने का मतलब आरंभिक वेग अंतिम वेग के बराबर है। ठीक, आरंभिक वेग अंतिम वेग के बराबर है तो इसका मतलब या तो वस्तु शिथिर अवस्था में है, या तो वस्तु स्थिर अवस्था में है, या फिर एक समान चाल से चल रही है। ठीक, तो यहां से गैलीलियो ने एक निष्कर्ष निकाला कि यदि वस्तु जो है किसी घर्षण रहित समतल तल पर गतिमान है तो जब तक उस पर कोई बल नहीं लगाया जाएगा वो एक समान चाल से चलती रहेगी। अगर शिथिर अवस्था में तो स्थिर ही रहेगी, और अगर एक समान चाल से चल रही है तो उसी चाल से जो चलती रहेगी जब तक उस पर कोई बल ना लगाया जाए। ठीक, तो देखिए गैलीलियो के प्रयोग के बारे में जो भी मैंने आपको 3 पॉइंट बताए थे ना, वो तीनों मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं। और यहाँ से इन प्रयोग का जो परिणाम निकला, यहाँ से जो नई अंतर्दृष्टि जो प्राप्त हुई गैलीलियो को, वो क्या है कि विराम अवस्था तथा एक समान रैखिक गति की अवस्था, दोनों ही प्रकरणों में जो वस्तु है, पिंड जो है, उस पर कोई भी बल नहीं लगता। अगर वो एक समान चाल से चल रही है या वो विराम अवस्था में है तो उस पर कोई बल नहीं लगता। अब देखिए कि कुछ एक बुक्स में जो है इस प्रयोग को एक और तरीके से भी एक्सप्लेन किया है कि जैसे मान लेते हैं कि उन्होंने जो चित्र कुछ इस तरह से दिखाया हुआ है। ठीक, कि अगर इस वस्तु को मैं इस हाइट से नीचे की तरफ भेजता हूं तो ये वस्तु जैसे यहां से आती हुई और इसी हाइट को वापस अटेन कर लेती है। जितनी ऊंचाई पर आपने छोड़ दी है ना वस्तु, उतनी ही ऊंचाई पर जो है यहाँ आ जाएगी। ठीक, अगर यहाँ पर कोई घर्षण नहीं है तो ओके। अब देखिए कि इस तल की मैं शेप कुछ इस तरह से चेंज कर देता हूं, ये लो जी। अब अगर इस ऊंचाई से मैंने वस्तु छोड़ दी है तो ये ऊंचाई वही प्राप्त कर लेगी जिस ऊंचाई से हमने छोड़ दी है। ठीक, अब अगर मान लेते हैं कि हम इस तल की शेप कुछ और ज्यादा चेंज कर देते हैं, कुछ इस तरह से। ठीक, अब मैंने इस ऊंचाई से छोड़ दिया तब भी ये इसी ऊंचाई तक वस्तु जो है, इसी ऊंचाई को ये वस्तु प्राप्त कर लेगी। अब देखिए हम क्या करते हैं कि हम इसको तल को जो है और ज्यादा वो कर लेते हैं। अब यहां से छोड़ा है तो वस्तु जो है अब इस ऊंचाई तक प्राप्त हो जाएगी। ठीक, लेकिन अब अगर आप इस तल को आगे बिल्कुल सीधा कर देते हो, ठीक, और इस ऊंचाई से छोड़ देते हो तो अब ये ऊंचाई तो आगे कहीं आएगी नहीं, तो वस्तु जो है यहाँ पर जो चाल इसकी जो होगी उसी एक समान चाल से जो है आगे तक चलती रहेगी जब तक इस पर कोई बल ना लगे। तो यहां से गैलीलियो ने जो है एक नई बात हम लोगों को बताई कि यदि वस्तु स्थिर अवस्था में है या एक समान चाल से चल रही है तो उस पर जो नेट बल है वो क्या रहेगा, 0 रहेगा। तो देखिए कि यहाँ पर जो गैलीलियो की जो अवधारणा है उसको मैंने यहाँ पर लिख भी दिया है कि यदि किसी वस्तु की यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है या एक समान चाल से सीधी रेखा में चल रही है तो दोनों ही अवस्थाओं में वस्तु पर कोई बल नहीं लगता। या फिर हम उसको उल्टा भी कह सकते हैं कि यदि वस्तु पर कोई नेट बल नहीं लग रहा तो इसकी अवस्था में, अवस्था का मतलब विराम अवस्था या एक समान चाल से सीधी रेखा में चलने की जो अवस्था है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब देखिए कि गैलीलियो की इसी अवधारणा को न्यूटन नाम के साइंटिस्ट ने जो है आगे बढ़ाया। ठीक, और इन्होंने वस्तु की गति को समझने के लिए 3 नियम दिए और ये तीनों नियम जो है न्यूटन गति के नियम कहलाते हैं। न्यूटन गति का प्रथम नियम, न्यूटन गति का दूसरा नियम और न्यूटन गति का तीसरा नियम। तो इस तरह से 3 नियम जो है न्यूटन ने दिए। अब इस चैप्टर में हमें इन तीनों नियमों को पढ़ना है। अब देखिए कि न्यूटन गति के नियमों में सबसे पहले हम पढ़ते हैं न्यूटन गति का प्रथम नियम।
अब न्यूटन गति के प्रथम नियम में जो है गैलीलियो की अवधारणा को एज इट इज इन्होंने ले लिया है, तो इसलिए हम इसको गैलीलियो का जड़त्व नियम भी हम कह देते हैं। ठीक, अब ये जड़त्व क्या होता है इसको मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले हम न्यूटन गति के प्रथम नियम की परिभाषा पढ़ लेते हैं। इस परिभाषा में कोई नई चीज नहीं है, गैलीलियो की अवधारणा ही है। ये कहता है कि इस नियम के अनुसार यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो विराम अवस्था में ही बनी रहेगी, अथवा यदि कोई वस्तु एक समान चाल से सीधी रेखा में गतिमान है तो वह जिस चाल से चल रही है उसी चाल से उसी दिशा में ही चलती रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल न लग जाए। कि जब तक वस्तु में पर कोई बाहरी बल न लगेगा तब तक उसकी विराम की अवस्था या एक समान चाल से सीधी रेखा में चलने की अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ओके, तो यही क्या है, न्यूटन गति का प्रथम नियम है। तो यहाँ पर देखिए कि कुछ स्टूडेंट कहते हैं सर कि ये बात तो दस जाती है कि अगर वस्तु विराम अवस्था में है तो वो विराम में रहेगी जब तक उस पर कोई बल ना लगे। जैसे मेज पर एक पुस्तक पड़ी है, ठीक है, मेज पर क्या है, एक पुस्तक पड़ी है और वो मेज पर पुस्तक तब तक पड़ी रहेगी जब तक इसको कोई हिलाएगा नहीं। ठीक है, जब तक इस पर कोई बल नहीं लगाएगा ये बुक पड़ी रहेगी। तो पहली बात तो जस जाती है कि अगर विराम अवस्था में है तो विराम अवस्था में बनी रहेगी। लेकिन एक समान चाल से गतिमान वाली बात जो है कुछ से जच सी नहीं रही है। ठीक है, तो उसको हम देखते हैं। तो इसके अनुसार तो देखिए कि जैसे मान लिया कि मैंने अपनी कार जो है वो से 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से एक बार चला दी। ठीक है, एक समान चाल जो जैसी चली मैंने इंजन बंद कर दिया और रोड अगर सीधा है तो कार जो है इस नियम के अनुसार तो उसी वेग से चलती रहनी चाहिए, पेट्रोल का खर्चा ही नहीं होना चाहिए। ठीक है ना। तो वास्तव में होता क्या है कि जैसे कार चलती है ना, कार चलती है तो रोड और कार के बीच में, पहिए और रोड के बीच में जो है क्या होता है, घर्षण बल होता है जो इसको रोकता है। ठीक, घर्षण बल तो काम कर रहा है ना, तो उस गति का विरोध कर रहा है, तो इसकी गति जो है, इसकी वेग जो है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम किसी तरीके से ये घर्षण कम कर देते हैं और जो कार के जो अंदर के भाग हैं वो भी जब एक दूसरे के ऊपर घिसते हैं तो उनके बीच में भी घर्षण होता है। अगर हम सभी प्रकार के जो अपोजिंग फोर्स है उसको खत्म कर दें तो ये कार जो है उसी समान चाल से चलती रहेगी। ठीक है, तो देखिए यही बात जो है मैंने इसकी व्याख्या में समझा भी दी है कि हम दैनिक जीवन में देखते हैं कि एक समान चाल से चलती वस्तु कुछ दूर चलने के बाद रुक जाती है। वास्तव में इसकी चाल में यह परिवर्तन वस्तु पर लगने वाले घर्षण बल के कारण होता है। ठीक, अब देखिए कि कोई वस्तु जो है यहाँ पर अपनी अवस्था में यानी स्थिर अवस्था या गतिमान अवस्था में रहना पसंद करती है। इस बात को मैं एक और तरीके से भी कह सकते हैं कि कोई वस्तु जो है अपनी अवस्था को परिवर्तित ही नहीं करना चाहती या अपनी अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मैंने लिखा भी है कि इसका मतलब ये है कि सभी वस्तुएं अपनी विद्यमान अवस्था का अर्थ समझ गए हो कि उसमें परिवर्तन का क्या करती है, विरोध करती है। और उसी अवस्था को बदलने के लिए आपको क्या लगाना पड़ता है, बल लगाना पड़ता है, बाह्य बल लगाना पड़ता है। ठीक, तो सभी वस्तुओं के अंदर एक ऐसा गुण होता है कि वो अपनी स्थिर अवस्था या एक समान चाल से एक सीधी रेखा में गमन की अवस्था जो है उसको परिवर्तित करना पसंद ही नहीं करती। और वस्तु का वो जो गुण है उसको हम क्या कहते हैं, जड़त्व कहते हैं। ठीक, तो जड़त्व की परिभाषा भी हमने इसी तरीके से दी है कि वस्तुओं का वह गुण जो वस्तु की गति या विराम की अवस्था में परिवर्तन होने का विरोध करती है, उस गुण को हम क्या कहते हैं, जड़त्व कहते हैं। जड़त्व को एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ आपको। अब देखिए कि जड़त्व को समझने के लिए हम एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं। इसके लिए एक सिंपल आपने गिलास लेना है और एक ऐसे गत्ते का टुकड़ा लेना है। ठीक है, और एक रुपए, 5 रुपए, 2 रुपए का एक सिक्का लेना है। ठीक, आपने क्या करना है कि
इस गिलास को ऐसे सीधा रख के और ये जो गत्ते का टुकड़ा है इसको इसके ऊपर रखना है, इसके मुंह के ऊपर ऐसे रख देना, ठीक है। और फिर 5 रुपए का सिक्का यहाँ पर रखो, ठीक। और अब क्या करना है कि आपने इस तरह से हाथ से ऐसे चुटकी मारते ना, ऐसे इसको गत्ते को जोर से चुटकी मारने, जैसे मैं मार रहा हूँ यहाँ पर देखना, तो गत्ता देखिए साइड में उड़ जाता है और 5 रुपए का सिक्का वहीं रह जाता है। तो वास्तव में देखिए होता क्या है कि जैसे 5 रुपए का सिक्का यहाँ पर रखा हुआ था, हमने जैसे जोर से चुटकी इस गत्ते को मारी है और सिक्के पर कोई बल नहीं लगा है, सिक्के पर कोई बल नहीं लगा है, तो सिक्का विराम अवस्था में है और ये विराम अवस्था में रहना ही पसंद करेगा। जबकि बल किस पे लगा? गत्ते पे लगा। बल गत्ते पे लगा तो गत्ता जो है गति अवस्था में आ गया है, ठीक। और सिक्के पर कोई बल नहीं लगा तो ये विराम अवस्था में है और विराम अवस्था में रहना ही पसंद करता है, ठीक। तो या फिर हम ये कहेंगे कि ये जड़त्व के कारण जो है ये कहाँ आ जाता है, उसी अवस्था में रहना पसंद करता है और ये गिलास में आकर के गिर जाता है, ठीक। ये बिल्कुल सिंपल सा एक्सपेरिमेंट आप खुद भी कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे करके सरफेस थोड़ा गत्ते का स्मूथ होना चाहिए ताकि जो गति है इसके साथ शेयर ना हो। फिर आपने इसमें क्या करना है, धीरे से जोर से चुटकी मारनी है, ठीक है। अब आगे हम पढ़ते हैं कि दैनिक जीवन में न्यूटन गति के प्रथम नियम के कौन कौन से उदाहरण में देखने को मिलते हैं। न्यूटन गति के प्रथम नियम के उदाहरण भी कह सकते हैं, इनको जड़त्व के उदाहरण भी कह सकते हैं, क्योंकि न्यूटन गति के प्रथम नियम में जो है जड़त्व की परिभाषा भी छुपी हुई है, ठीक है ना। तो जैसे सबसे पहला एग्जांपल हम ये लेते हैं कि कोई कंबल, दरी या कारपेट जो होता है ना, उसको अगर आप लकड़ी से पीटोगे तो उसमें से धूल के कण जो है बाहर आ जाते हैं। वास्तव में होता क्या है कि जैसे मान लेते हैं कि ये हमारे पास एक कंबल या दरी है, ठीक, और यहाँ पर इसके ये कोई धूल के कण है। जैसे आप एक लकड़ी लेकर के, एक स्टिक लेकर के इसकी पिटाई करते हो ना, कंबल, दरी या कारपेट जो भी आपके पास है उसकी पिटाई करोगे तो लकड़ी के साथ जो है ये कंबल तो गति करने लग जाएगा, लेकिन ये जो धूल के कण हैं इन पर कोई बल नहीं लगता। इन पर कोई बल नहीं लगता तो न्यूटन गति के प्रथम नियम के अनुसार ये इनमें कोई गति नहीं होगी। जब इन पर कोई बल नहीं लग रहा तो इसी तरह अवस्था में रहना पसंद करेंगे, जबकि कंबल जो है वो गति अवस्था में आ गया, इसलिए दोनों क्या हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे। या अगर जड़त्व के हिसाब से अगर हम इसको एक्सप्लेन करना चाहें तो कि जब इन पर कोई बल नहीं लगता तो ये अपने विराम अवस्था को बदलना पसंद नहीं करेंगे, क्यों? जड़त्व के गुण के कारण, ठीक है। तो इस वजह से जो है ये धूल के कण जो है वो कंबल से अलग हो जाते हैं। तो देखिए यहाँ नोट्स में मैंने बिल्कुल सॉफ्ट लैंग्वेज में दोनों ही इन तरह से इसको एक सिंगल लैंग्वेज में एक्सप्लेन कर दिया है कि जब कंबल को लटका कर लकड़ी से पीटते हैं तो कंबल में गति उत्पन्न होती है, परंतु उसके छिद्रों में बैठे धूल कणों पर कोई बल नहीं लगता, जिससे ये कण विराम अवस्था में बने रहते हैं। या आप ये कह सकते हो कि जड़त्व के कारण ये विराम अवस्था में बने रह सकते हैं। अतः जब कंबल गति के कारण दूर हो जाता है, धूल कण अपनी जगह पर ही रहते हैं तथा कंबल से अलग हो जाते हैं। इसी तरह से दूसरा उदाहरण, जैसे गिल्ले कपड़े तार पे सुखाने से पहले जो है कई बार झटक लेते हैं, झटकते हैं तो पानी की बूंदें कपड़े से अलग हो जाती है। सेम कारण है, ठीक है, क्योंकि पानी की बूंदों पे कोई बल नहीं लगता और कपड़ा गति में आ जाता है, ठीक। बिल्कुल सेम टू सेम वही लैंग्वेज है, इसलिए मैं इसको नहीं बता रहा हूँ, आपने पढ़ना है खुद। तीसरा जो है ये भी इसका सेम एग्जाम्पल है कि कैरम बोर्ड सभी ने खेला है। जब हम स्ट्राइकर से क्या करते हैं, जैसे मान लेते हैं कि एक क्षैतिज एक ढेरी हमने बना रखी इस तरह से, और स्ट्राइकर जब सबसे नीचे वाली गोटी के लगता है ना, सिर्फ ये बाहर आ जाती है, बाकी गोटियां एज इट इज रह जाती है, क्योंकि बल सिर्फ कहाँ लगा, सबसे नीचे वाली गोटी पे लगा, ऊपर वालियों पे तो नहीं लगा ना बल, तो ये अपनी अवस्था में परिवर्तन नहीं करेगी और बाकी गोटियां जो है उसी स्थान पर रह जाती है, ठीक। अब चौथा एग्जाम्पल जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि जब खड़ी हुई बस अचानक चल पड़ती है तो यात्री पीछे की तरफ गिरते हैं, इसका क्या कारण है। तो देखिए कि मान लेते हैं कि ये एक बस है हमारी, ठीक, और ये आगे की तरफ एकदम से चल पड़ती है,
अब इसमें एक ये आदमी यहाँ पर खड़ा है, ठीक। तो जैसे बस आगे की तरफ चलेगी तो ये पीछे की तरफ गिरेगा। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जो इस आदमी का जो नीचे यानी इसकी जो टांगे हैं वो बस के साथ जुड़ी हुई है। जैसे ये बस में खड़ा है ना, ये टांगे इसके साथ जुड़ी हुई है, तो ये नीचे का जो हिस्सा है बॉडी का वो बस के साथ गति अवस्था में रहता है, जबकि ऊपर के हिस्से पर कोई बल नहीं लगता। ऊपर का हिस्सा विराम अवस्था में है और विराम में रहना पसंद करेगा जड़ता के कारण या न्यूटन गति के पहले नियम के कारण। तो नीचे का हिस्सा तो बस के साथ चल पड़ता है और ऊपर का हिस्सा विराम अवस्था में रहना पसंद करता है, तो ये आदमी पीछे की तरफ गिरेगा, ठीक। और इसी तरह से जैसे आगे एनसीईआरटी बुक के जो क्वेश्चन है उसमें हम डिस्कस करेंगे कि जैसे मान लेते हैं कि ये बस जो है वो एक, हम ये कहते हैं कि चलती हुई बस एकदम से रुक जाती है। जैसे मान लेते हैं कि बस पहले से चल रही है और एकदम से इस पे क्या लग जाता है, पहले मान लेते हैं कि इस तरह से चल रही है और एकदम से स्टॉप लग जाता है आगे, ठीक। तो अब ये आदमी आगे की तरफ गिरता है, क्यों? अब सिस्टम उल्टा होता है इसमें कि अब ये आदमी पहले पूरा गति अवस्था में है बस के साथ, जैसे बस को ब्रेक लगे, ब्रेक लगते बस रुक गई और जो इसका नीचे का हिस्सा है वो बस के साथ शिथिर अवस्था में आ गया, जबकि ऊपर का हिस्सा जो है गति अवस्था में है और गति अवस्था में ही रहना पसंद करेगा। न्यूटन गति के प्रथम नियम के अनुसार अगर कोई वस्तु गति अवस्था में है, जब तक उस पर कोई बल नहीं लगता गति अवस्था में रहेगी। तो ऊपर का हिस्सा जो है गति अवस्था में रहता है, नीचे का हिस्सा रुक जाता है, तो आदमी आगे की तरफ गिरता है। और सेम टू सेम स्टोरी सीट पर बैठे व्यक्ति के साथ भी रिपीट होती है, ठीक है, कि उसका नीचे का हिस्सा जो है वो बस के अकॉर्डिंग चलता है, ऊपर का हिस्सा जो है जड़ता के अकॉर्डिंग चलता है, ठीक। तो देखिए मैंने बिल्कुल आसान भाषा में यहाँ पर लिखा है कि जब खड़ी हुई बस अचानक से चल पड़ती है तो यात्री पीछे की ओर की तरफ गिर जाते हैं। कारण यह है कि जैसे ही बस चलती है उसकी सीट भी चल पड़ती है। सीट के साथ लगे यात्री के शरीर का निचला हिस्सा आगे चल पड़ता है, परंतु शरीर का ऊपरी हिस्सा उससे पर कोई बल नहीं लगता, जिससे विराम अवस्था में अपनी जगह पर रहना पसंद करता है, ठीक। जिससे यात्री पीछे की तरफ गिर जाने या झटके जैसा अनुभव करता है। देखिए नोट्स में इन्हीं उदाहरणों से अगले पेज पर जो एनसीईआरटी क्वेश्चन डिस्कस किए हुए है ना, उसमें मैंने ये दूसरे स्थिति एक्सप्लेन की हुई है कि जब कोई गतिशील बस अचानक रुकती है तो आगे की ओर झुक जाते हैं, तो जब विराम अवस्था से गतिशील होती है तो पीछे की ओर हो जाते हैं, क्यों, ठीक। तो इसका आंसर जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आप इसका आंसर भी समझ गए होंगे। इसको एक बार पढ़ लेना, अगर कोई दिक्कत है तो कमेंट कर देना। अब न्यूटन गति के प्रथम नियम के एक अन्य उदाहरण में आपने लुहार को चाकू, छुरी या कैंची उस तरह जो है पेन उसकी धार बनाते हुए देखा होगा, उसको पेन्ना करते हुए देखा होगा कि वहां से जो चिंगारियां जो है ना वो धार पेन्नी करने वाला जो पहिया होता है उसके साथ स्पर्श रेखा बनाती हुई इस तरह से निकलती है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जैसे चाकू या कैंची के जो कण होते हैं, छोटे छोटे लोहे के जो कण होते हैं, वही गर्म होकर चिंगारियां बनती है। और जैसे ये पहिए से दूर होते हैं, जैसे कण पहिए से दूर हो गया तो इस पर कोई बल नहीं लग रहा है। इस समय बल नहीं लगेगा तो ये अपनी दिशा परिवर्तित नहीं कर पाएगा और ये पहिए के साथ स्पर्श रेखा बनाती हुई दिशा में जो है आगे बढ़ जाता है, ठीक। सेम टू सेम स्टोरी कब रिपीट होती है? जैसे मान लीजिए हम बारिश के दिनों में रोड पर साइकिल चलाते हैं, बारिश में मान लीजिए कीचड़ हो जाता है तो कीचड़ के पार्टिकल जो पहिए के साथ चिपक जाते हैं। जैसे ये डी अटैच होते हैं तो मान लेते हैं हम यहाँ पर बैठ करके साइकिल चला रहे हैं, ठीक है। तो ये साइकिल का हैंडल बना देते हैं, ओके, हो गई साइकिल तैयार। तो जैसे कीचड़ के पार्टिकल डी अटैच होंगे तो ये सीधे साइकिल सवार के कमीज को खराब कर देंगे, उसके कपड़ों को खराब कर देंगे, क्योंकि ये स्पर्श रेखा बनाते हुए ऐसे उछलेंगे,
ओके, क्योंकि जैसे कीचड़ का पार्टिकल पहिए से दूर होगा, इस पर बल नहीं लगेगा, इसकी दिशा में परिवर्तन नहीं होगा। दिशा में परिवर्तन नहीं होगा तो स्पर्श रेखा की दिशा में ही आगे बढ़ेगा। ओके, तो तब हम क्या करते हैं कि इस पहिए के ऊपर एक गार्ड लगा देते हैं, जिसको मड गार्ड बोलते हैं। मड मीन्स कीचड़ और गार्ड उससे बचाने वाला। ठीक, तो ये भी न्यूटन गति के प्रथम नियम का एक उदाहरण है, जिसको नोट्स में मैंने 6 नंबर पर एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, अब आगे देखिए द्रव्यमान तथा जड़त्व। जड़त्व की परिभाषा हम समझ चुके हैं कि वस्तु का वो गुण जिसके कारण वो अपने विराम अवस्था या एक समान गति की अवस्था को परिवर्तित करना पसंद नहीं करता, वो गुण जो है क्या कहलाता है, जड़त्व कहलाता है। और द्रव्यमान क्या होता है कि किसी वस्तु में पदार्थ की मात्रा जो है वो क्या कहलाती है, द्रव्यमान कहलाती है। किसी वस्तु में पदार्थ की मात्रा अधिक है तो उसका द्रव्यमान अधिक है, और पदार्थ की मात्रा कम है तो उसका द्रव्यमान कम है। जैसे मान लेते हैं कि एक कार है हमारे पास और एक ट्रक है। ठीक, एक क्या है, ट्रक है। किसका द्रव्यमान अधिक होगा? सिंपल सी बात है कि यहाँ पर ट्रक में पदार्थ की मात्रा अधिक है तो ट्रक का द्रव्यमान ही अधिक होगा ना। ठीक, अब हम बात करते हैं कि इसके जड़त्व का और द्रव्यमान का आपस में क्या संबंध है। एक आप कार को धक्का मार के देखिए अगर रुकी हुई है तो, और एक ट्रक को धक्का मार के देखिए रुके हुए ट्रक को। ठीक, कौन सा आसानी से चलेगा? सिंपल सी बात है, कार आसानी से चलेगी। ठीक, तो इसका मतलब यहाँ पर जड़त्व कम है और यहाँ जड़त्व अधिक है। तो जिसका द्रव्यमान कम है उसमें जड़त्व कम होगा, और जिसका द्रव्यमान अधिक है उसका जड़त्व अधिक होगा, बस। और इसमें कुछ नहीं करना आपने। तो यहाँ पर ये बात लिखी हुई है कि यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान अधिक है तो उसका जड़त्व भी अधिक होगा, अर्थात हल्की वस्तुओं की अपेक्षा भारी वस्तुओं में जड़त्व अधिक होता है। और यही कारण है कि भारी बक्से को खींचना जो है और उसको हिलाना कठिन होता है। ठीक, अब एनसीईआरटी क्वेश्चंस को अगर हम डिस्कस करें तो रबर की गेंद है और उसी आकार का पत्थर है, किसका जड़त्व अधिक होगा भाई? सिंपल सी बात है, उसी आकार का पत्थर का जो है द्रव्यमान अधिक होगा तो पत्थर का ही जड़त्व अधिक होगा। इसी तरह साइकिल और रेलगाड़ी में से रेलगाड़ी का अधिक होगा, क्योंकि रेलगाड़ी का द्रव्यमान अधिक होगा। 5 रुपए का सिक्का और 1 रुपए का सिक्का, 5 रुपए का सिक्का हैवी होता है, भारी यानी उसका द्रव्यमान अधिक होगा। ठीक, तो द्रव्यमान अधिक होगा तो उसका जड़त्व भी अधिक होगा। ठीक, अपने हल्का भारी नहीं बल्कि उसका द्रव्यमान का जिक्र करना है, क्योंकि द्रव्यमान और भार में भी हल्का सा अंतर होता है। ठीक है, तो ये अंतर भी मैं आगे इसी चैप्टर में एक्सप्लेन करूंगा। और इसके अलावा कुछ एनसीईआरटी क्वेश्चंस हैं जो हम लगभग डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, और फिर भी कोई दिक्कत हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और आज का लेक्चर कैसा लगा ये ज़रूर कमेंट करना आप लोगों ने। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।